हर युद्ध जीत के लिए नहीं लड़ा जाता है। कुछ दुनिया को बस यह बताने के लिए लड़े जाते हैं कि कोई था रणभूमि में जो लड़ रहा था। जैसे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतिहास में याद रखा जाएगा कि कोई था रणभूमि में जो युद्ध लड़ रहा था, लड़ाई लड़ रहा था अपनी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों अलग या फिर मैं अलग नहीं कह सकता दोस्तों, आगे के जो वीडियोस रहेंगे हमारे पास प्रायिकता से रिलेटेड काफी वीडियोस हमने प्रायिकता से रिलेटेड बना दिए, लगभग 4 से 5 वीडियो हमने बना दिए, शायद ये 5वां है। तो आपको भी अब अपनी कमर कस लेनी है दोस्तों और पढ़ लेना है, आपको भी और पढ़ना है। और इसके साथ दोस्तों सीधा अकेडमी ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। तो बिना विलंब किए हुए एक बार जल्दी से जल्दी शेयर एंड सब्सक्राइब पे बेल आइकन क्लिक करते हैं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे आज स्टार्ट करें दोस्तों। मैंने 2 क्वेश्चन साथ में लेके हैं, दोनों क्वेश्चन को आपको सोचने विचारने की जरूरत है और फिर इसको करने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे आज और इनसे रिलेटेड ही आज बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी सिक्के उछालने का एक खेल खेलते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ था और ये एग्जाम में क्वेश्चन राधा और राम के नाम से ऐसा कुछ था, हमने यहाँ पे ए और बी लिया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ए व बी सिक्के उछालने का एक खेल खेलते हैं, ए और बी सिक्के उछालते हैं, उनका एक खेल खेल रहे हैं, जिसके द्वारा उछाल में चित आता है वह खेल जीतता है। यानी चाहे ए उछाले चाहे बी उछाले, जिसका चित आएगा वो खेल को क्या कर देगा दोस्तों, जीत जाएगा, ठीक है। वह खेल जीतता है। ए ने खेल की शुरुआत कौन करा दोस्तों, ए करा, यानी कि जो ए बंदा है उसने खेल की शुरुआत की है और ए के जीतने की प्रायिकता किया है। यानी यहाँ पे हमें कह रहा दोस्तों ए के जीतने की प्रायिकता, और जीतने की प्रायिकता के बारे में या अभी हम क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जिसके द्वारा उछाल में चित आता है वो खेल जीतता है, जिसके द्वारा खेल में चित आता है वो खेल जीतता है। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ रहे दोस्तों। यहाँ पे ए और बी दो लड़के हैं या फिर 2 व्यक्ति हैं जो सिक्का उछालने का यानी सिक्के उछालने का एक खेल खेलते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है सिक्के द्वारा उछाल में चित आता है, यानी यहाँ पे जिसके द्वारा उछाल में चित आता है वह खेल जीता है। जो भी खेल खेला है चाहे ए हो चाहे बी हो, यानी जिसका चित आएगा वो खेल क्या करेगा दोस्तों, जीतेगा, ठीक है। वह खेल जीता है। ए ने खेल की शुरुआत किसने की दोस्तों, ए ने की है। और ए के जीतने की प्रायिकता यानी कि दोस्तों एक सिक्के को उछाल रहा है, यहाँ पे या तो हेड आएगा टेल आएगा। जीतने की प्रायिकता और हारने की प्रायिकता दोनों क्या रहती है दोस्तों, समान रहती है। यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले कि ए के जीतने की प्रायिकता क्या रहती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम ए के जीतने की प्रायिकता, और ए के जीतने की प्रायिकता रहेगी दोस्तों 1/2, और ए के हारने की प्रायिकता क्या रहेगी दोस्तों, वो भी 1/2 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए के जीतने की प्रायिकता 1/2, ठीक है। एंड फिर बाद में बात करूंगा दोस्तों ए के हारने की प्रायिकता को ए बार से डिनोट करा हूं, उसको मैं 1/2 लिख रहा हूं। इसी प्रकार यहाँ पे बी के भी जीतने की प्रायिकता और बी के भी हारने की प्रायिकता हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों बी के जीतने की प्रायिकता 1/2 रहेगी और हारने की प्रायिकता क्या रहेगी दोस्तों, 1/2 रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे हमें बात करनी है दोस्तों आगे। देखो ए के जीतने की प्रायिकता में ज्ञात क्या करना दोस्तों में, ए के जीतने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए के जीतने की प्रायिकता क्या हो, ठीक है। ए के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे ए और बी एक खेल खेलते हैं सिक्का उछालने की, और सिक्का उछालने खेल में हमें बताया जा रहा है कि जिसमें चित आएगा वो जीतता खेल, और ए शुरुआत करता है ए के जीतने की प्रायिकता में निकाले। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों अगर सिक्के को उछालता हूं मैं, ए सिक्के को उछालता है और यहाँ पे हेड आ जाता है, तो हमारे पास हेड आने की प्रायिकता 1/2 रहेगी। अगर मान लो कि पहले चांस में नहीं आता है, अगर पहले चांस में नहीं तो सेकंड चांस में आएगा, ठीक है। सेकंड चांस में अगर मान लो सेकंड चांस में या थर्ड चांस में या फोर्थ चांस में, ऐसा है कि अगर आप भी अगर इस सिक्के को लेकर उछाले तो हेड कब तक आ सकता है आपका,
इन्फिनिटी तक भी जा सकता है यहाँ पे, यानी कि अगर हेड आया ऐसा जरूरी भी तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि एक सिक्के को उछाल है, पहले चांस में अगर हेड आए, ठीक है, या सेकंड चांस में हेड आए, या थर्ड चांस में हेड आए, या फोर्थ चांस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलेंगे। यहाँ पे कहना है मतलब ये दोस्तों कि अगर पहला चांस अगर मिल रहा है, पहला चांस में अगर हेड आने की प्रायिकता, हेड ए के हेड आने की प्रायिकता में, या दूसरे चांस में, दूसरा चांस हम ले रहे हैं, दूसरे चांस में अगर हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूँ तीसरा चांस, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे करके हम अनंत तक जा सकते हैं, ऐसे करके हम अनंत तक। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि अगर पहले चांस के अंदर, पहला चांस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, पहले चांस के अंदर हमारे पास ए के हेड आने की, ए के जीतने की प्रायिकता निकालने दें, ए के हेड आने की प्रायिकता आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खेल खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले चांस में हमारे पास जो है हमारे ए के हेड आने की, ए के हेड आए, ठीक है। तो यहाँ पे या लगा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे प्लस। तो अगर हमारे पास ए के, अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए का जब पहले चांस में हेड नहीं आता है, यानी ए का पहले चांस में हेड नहीं आता है, तो बी का भी तो नहीं आएगा, यहाँ पे बी का भी तो नहीं आएगा, क्योंकि बी की जीतने की प्रायिकता नहीं पूछ रहा, तो बी का तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बी का, यानी यहाँ पे इस प्रकार से लिख दो तो पी बी। तो यहाँ पे अगर पहले चांस, ये पहले चांस की बात हो रही है, दूसरे चांस में, पहले चांस में जब नहीं आया, जब यहाँ पे ए के लिए हेड नहीं आया, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों दूसरे चांस में ए के हेड आने की प्रायिकता इस प्रकार से रहेगी। फिर बाद में अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों तीसरे चांस की मैं बात कर रहा हूँ, जब तीसरे चांस यानी कि पहले चांस में अगर हेड नहीं आता है ए के लिए, और बी दूसरे चांस में भी ए के लिए हेड नहीं आता, तो तीसरे चांस के लिए आएगा, तीसरे चांस में। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर ए का हेड नहीं आता, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ ए के लिए, ए के जीतने की प्रायिकता के लिए यहाँ पे, या फिर जो खेल यहाँ पे जिसके द्वारा उछाल में चित आता है वो खेल जीतता है, और हमें ए के जीतने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों पी ए, यानी कि पहले चांस के अंदर अगर हमारे पास हेड नहीं आता है, तो यहाँ पे बी के लिए भी तो हेड नहीं आता है, यहाँ पे बी के लिए भी तो यहाँ पे हेड नहीं है, बी के लिए तो हमें छोड़ना ही है, क्योंकि हमें ए का ही पूछ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर पहले चांस की बात हो रही है, अगर दूसरे चांस की भी अगर बात होती है हमारे पास, दूसरे चांस में भी अगर हेड नहीं आता हमारे पास, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि तीसरे चांस में आने के, यानी अगर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तीसरा चांस, ठीक है, तीसरे चांस में आने की जो हमारे पास संभावना रहती है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। मतलब यहाँ पे इसका है दोस्तों कि अगर पहले चांस के अंदर हेड आ जाता है, ठीक है, अगर हेड आ जाता है ए के लिए, तो यहाँ पे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, कब तक यानी सिगु उछाल दे जाए कब तक हमारे पास हेड है ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ या दूसरा चांस, अब दूसरा चांस में हेड आने की, ए की हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, ये रही। यहाँ पे ये कब आएगा, जब पहले चांस में असफल हो जाता तब, यानी पहला चांस यानी ए असफल हो जाता, इसके साथ बी तो हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि बी का तो पूछ ही नहीं रहा है। इसी प्रकार तीसरे चांस, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों तीसरा चांस, और तीसरे चांस में जब तीसरे चांस में हेड आने की प्रायिकता यहाँ लिखी मैंने, तीसरे चांस में हेड आने की प्रायिकता यहाँ पे लिखी, और ये कब आएगा, जब पहले चांस के अंदर ए के हेड नहीं आने की प्रायिकता, दूसरे चांस के अंदर भी ए के हेड नहीं आने की प्रायिकता, तब तीसरे चांस में आने की ये प्रायिकता रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डॉट डॉट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, डॉट डॉट कर लेता हूँ। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों पहले चांस में यहाँ पे ए के हेड आने की जो प्रायिकता है दोस्तों हमारे पास 1/2, तो इसको मैं लिख दिया 1/2 प्लस यहाँ पे ए के हेड नहीं आने की प्रायिकता, बी के हेड नहीं आने की प्रायिकता, और यहाँ पे ए के हेड आने की प्रायिकता, दैट मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए के हेड नहीं आने की प्रायिकता 1/2, इसकी भी 1/2, और यहाँ पे यानी यहाँ पे मैं क्या इसको 1/2 की घात 3 ऐसा मैं लिख सकता हूँ, कि इसको मैं ऐसा आराम से मैं लिख सकता हूँ। फिर बाद यहाँ पे तीसरे चांस में यहाँ पे देखो दोस्तों कि 1 2 3 4 5, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 1 की घात 1/2 की घात 5, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा डॉट 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 डॉट, ये यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इनफिनिटी तक जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ हमारे पास कब हेड आए उसका कोई भी चांस नहीं है, ठीक है, यानी इनफिनिटी तक चले तो भी कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जो ये सीरीज बन रही है हमारे पास, ये जो हमारे पास सीरीज बन रही है वो किस प्रकार से बन रही है, यानी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग बन रहा है। यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग यानी कि जीपी, ठीक है,
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जीपी में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अनंत श्रेणी के, यानी ये जो हमारे पास सीरीज बन रही है जीपी की बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, उसमें अनंत पदों का योग, और अनंत पदों का योग का जो फॉर्मूला था दोस्तों वो होता है a बटा 1 माइनस r, ठीक है। a यानी प्रथम पद, और प्रथम पद हमारे पास क्या है 1 बटा 2, 1 माइनस 1 बटा 2, 1 माइनस r का मान यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ हमारे पास, यानी प्रथम द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग देते तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा दोस्तों 1 बटा 2 का स्क्वायर रहेगा, मतलब 1 बटा 4 यहाँ पे रहेगा। दैट इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बटा 2 और 3 बटा 4, तो यहाँ पे 1 बटा 2 इंटू 4 बटा 3, तो 2 यहाँ पे 2 बटा 3, इस प्रकार से हमारे पास ये रहा है, ठीक है। ये इसका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें क्या बताया जा रहा है कि ए व बी पासे का एक खेल खेलते हैं, ए व बी पासे का एक खेल खेलते हैं, पासे की एक फेंक में जिसके अंदर अंक 6 प्राप्त किया जाता है वह खेल जीता है। यहाँ पे मैंने लिखना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, इसको मैंने ऊपर एरो बना के लिखा, ठीक है। वह खेल जीता है यदि एक खेल की शुरुआत करता है तो उसके जीतने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ए और बी दो व्यक्ति जो पासे को फेंकने का खेल खेलते हैं, ठीक है, यानी पासे का खेल खेलते हैं, और हमें बताया जा रहा है इसमें कि एक फेंक में एक बार अगर पासे को फेंकते हैं और जिसके द्वारा अंक 6 प्राप्त किया जाएगा, वो खेल जीतेगा। यहाँ पे कह रहा है यदि एक खेल की शुरुआत कौन कर रहा है दोस्तों, एक कर रहा है, खेल की शुरुआत एक कर रहा है, ठीक है, तो उसके जीतने की, उसके यानी कि ए के जीतने की प्रायिकता में निकाली, तो ए के जीतने की प्रायिकता यहाँ पे मैं निकाल दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों ए के द्वारा अंक 6 प्राप्त होने की प्रायिकता, अंक 6 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या रहेगी यहाँ पर पास, अंक 6 यानी कि 6 में से 1 यहाँ पे मैं कैसे, तो दोस्तों 1 बटा 6 रहेगी, इस प्रकार से, यानी अंक 6 नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी यहाँ पे मैं कह सकता ए द्वारा अंक 6 नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता 5 बटा 6 रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास जो दूसरा व्यक्ति बी, उसके द्वारा अंक 6 प्राप्त करने की प्रायिकता हमारे पास क्या रहेगी दोस्तों 1 बटा 6, और बी द्वारा यानी अंक 6 नहीं प्राप्त करने की जो प्रायिकता रहेगी वो 5 बटा 6 रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है दोस्तों कि जब पासे को हम फेंकते हैं तो पहले चांस के अंदर अगर, या फिर पहले मैं इसको लिख देता हूँ ए के जीतने की प्रायिकता, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यानी उसके जीतने की प्रायिकता, मतलब ए के जीतने की प्रायिकता, ठीक है। और ए के जीतने की प्रायिकता हमें यहाँ से निकालनी है, तो किस प्रकार से निकालेंगे देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर पहले चांस के अंदर हमारे पास ए द्वारा अंक 6 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास उसकी जो प्रायिकता रहेगी 1 बटा 6, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड चांस के अंदर भी अगर मैं सेकंड चांस में लेता हूँ, दूसरे चांस के अंदर भी अगर हमारे पास ए के द्वारा अंक 6 नहीं प्राप्त किया जाए, यानी तो यहाँ पे उसको तीसरा चांस लेना पड़ेगा। तीसरे चांस में भी अगर उसका अंक 6 प्राप्त नहीं हो, ठीक है, तो चौथा चांस, यानी इस प्रकार से यहाँ पर भी हमारे पास डॉट डॉट इन्फिनिटी चलेगा। तो इसको मैं एक बार नए लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि पहला चांस, ठीक है, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट चांस, ठीक है, फर्स्ट चांस या सेकंड चांस या थर्ड चांस, डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। मतलब अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों कि पहले चांस में अगर हमारे पास पहले चांस में अगर यानी ए के द्वारा प्राप्त अंक 6, यानी कि ए के द्वारा, यानी पासे को जब पूछा और ए के द्वारा प्राप्त अंक 6 हो जाए तो उसकी प्रायिकता, अगर मान लो पहले चांस के अंदर ये नहीं हो पाता है, ठीक है, तो सेकंड चांस लेंगे, तो सेकंड चांस कब होगा, जब यहाँ पे पहले चांस के अंदर ए के द्वारा प्राप्त अंक 6 नहीं हो, यानी ए के द्वारा प्राप्त अंक 6 की ए के द्वारा प्राप्त अंक 6 की प्रायिकता, यानी कि नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता यहाँ पी ए बार, और
बी के हमें यहाँ पे काउंट नहीं करना है, क्योंकि बी को तो यानी जीतने की प्रायिकता किसकी निकालनी में, एक की निकालनी, तो यहाँ पे पी बी बार यहाँ पे लिख दिया, यानी कि इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। दूसरे चांस की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे चांस में दूसरा चांस कब आएगा, तब ए के द्वारा हारने की प्रायिकता और बी के द्वारा बी हारने की प्रायिकता होगी, तब यहाँ पे दूसरा चांस आएगा। दूसरे चांस के अंदर हमारे पास इस प्रकार से पी ए लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर बाद में अगर मान लो कि दूसरे चांस के अंदर भी अगर वो ए के द्वारा प्राप्त अंक 6 नहीं हो, यानी उसकी प्रायिकता नहीं हो, तो उसमें तीसरा चांस लेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने तीसरा चांस। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पी ए बार, यानी कि पहले चांस के अंदर वो हारता है, ठीक है, पहले चांस के अंदर हारता तो पी भी तो ऑटोमेटिक तरीके से हारेगा। दूसरे चांस के अंदर हारेगा, दूसरे चांस के अंदर हारेगा तभी तो तीसरा चांस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इस प्रकार से, और ये तीसरे चांस में पी ए लिख दिया, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला। आई थिंक आपको इसको बेटर तरीके से समझ पा रहे हो, ठीक है। अब इसकी में जो वैल्यूज है दोस्तों उसको पुट अप कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें कह रहा है पी ए और पी ए इज 1/6, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1/6 पी ए बार यानी 5/6 और पी बी बार यानी कि यहाँ पे लिख दिया 5/6, ठीक है, 5/6 और पी ए यानी 1/6 लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे पी ए, देखो यहाँ पे हमारे पास पी ए पी बी मतलब यहाँ पे 5/6 यहाँ पे घात 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी हो जाएगी दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 1/6 इस प्रकार से, या इसको भी मैं यहाँ पे या फिर इसको एक बार ऐसा, ठीक है, इसको ऐसा नहीं लिख के मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक, 5/6 घात 2 और इंटू 1/6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मिल जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनी दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। ये भी क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग हमें यहाँ पे पता दोस्तों a/1 माइनस r, ए क्या दोस्तों प्रथम पद हमारे पास क्या 1/6 1 माइनस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों r सार अनुपात, और सार अनुपात यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 1/6 से 1/6 कर जाएगा 5 यानी इसमें इसका भाग लेंगे तो यहाँ 5/6 और 5/6 बचा है, 5/6 यानी 25 का इसको यहाँ पे 5/6 इंटू 5/6 नहीं, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ 5 का स्क्वायर बटा 6 का स्क्वायर यानी कि 25 बटा यहाँ पे 36, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 1/6 और 36 माइनस 25 11 बटा यहाँ पे 36 माइनस 25 11/36, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास आंसर है 1/6 36 इंटू 11, दैट यहाँ पे 6 तो 6/11 इसका क्या रहेगा फाइनली आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन था, और ऐसे कैसे बहुत सारे दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे, तो इसको एक बार उतारे। आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं अगर है तो मुझे कमेंट करके एक बार वापस बताएं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे ऐसा कैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो अगेन मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ढंग से देखना है। पहले इस क्वेश्चन को देखता हूँ फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कि ए व बी पासे का एक खेल खेलते हैं। अगेन यहाँ पे पासा वाला क्वेश्चन है, एंड ए के द्वारा पासा फेंकने पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, यानी ए जो पासा फेंकता है तो सम अभाज्य संख्या कौन सी थी दोस्तों 2, ए की होती है 6 में से एक ही होती है, तो इसके तो एक खेल जीतता, यानी अगर कह रहा है दोस्तों कि ए के द्वारा पासा फेंकने पर, यहाँ पे कह रहा है ए के द्वारा पासा फेंकने पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होती है तो एक खेल जीतता है, तो एक खेल जीतता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास ए के जीतने की जो प्रायिकता रहेगी दोस्तों वो रहेगी 1/6 रहेगी, ठीक है। फिर बाद में बी के द्वारा आगे क्या कह रहा है, बी के द्वारा पासा फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने पर बी जीतता है। 4 से बड़ा अंक 5 और 6 2 अंक होते हैं, 6 में से 2 देखने 2/6, ठीक है, यानी इसके बी की जीतने की प्रायिकता मतलब 1/3 तो हारने की प्रायिकता 2/3 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि एक खेल जीतने की शुरुआत करता है, शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। यहाँ पे एक खेल यहाँ पे एक खेल की शुरुआत करता है, तो एक एक खेल की जीतने की प्रायिकता हमें पूछ रहा है, एक खेल जीतने की प्रायिकता क्या रहेगी, एक खेल जीतने की प्रायिकता क्या रहेगी। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगेन वही वाली बात रहेगी हमारे पास,
सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसमें ए के जीतने की प्रायिकता, यानी कि ए के जीतने की प्रायिकता क्या कह रहा है, जब ए पासा फेंकता है तो उसके द्वारा प्राप्त सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/6 रहेगी। क्या रहेगी, सम अभाज्य संख्या, यानी सम अभाज्य संख्या अंक 2 रहता है 1/6। और ए के द्वारा खेल नहीं जीतने की प्रायिकता हमारे पास ए बार, और यहाँ रहेगी 5/6। आई थिंक आप इसको समझ रहे दोस्तों, 1 - 1/6 मतलब यह 5/6 होती है। फिर बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों बी के द्वारा खेल जीतने की प्रायिकता, बी के द्वारा खेल जीतने की प्रायिकता हमें क्या पूछ रहे हैं दोस्तों कि बी जब पासा फेंकता है और 4 से बड़ा अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी 2 होती है 5 और 6, तो 5 और 6 यानी 2/6 यानी 1/3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/3। और बी के द्वारा खेल हारने की जो प्रायिकता रहेगी दोस्तों वो रहेगी हमारे पास 2/3 रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब हमें पूछ क्या रहा है कि एक खेल की शुरुआत करता है, एक के जीतने की प्रायिकता, एक के खेल जीतने की प्रायिकता हमारे पास में पूछ रहा है, एक के खेल जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता हमें पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा दोस्तों खेल ए शुरुआत करता है, वापस अगेन वही चांस वाली बात होगी। अगर मान लो पहले चांस के अंदर, अगर पहले चांस के अंदर एक के खेल के जीतने की प्रायिकता पूछा जाए, पहले चांस के अंदर अगर हमारे पास अंक यहाँ पे या अब सम अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है, सम अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 1/6 आंसर आ जाएगा। बट लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि जब पास से पूछा तो पहले चांस के अंदर ही हमारे पास अंक या फिर सम अभाज्य संख्या प्राप्त हो। ठीक है, दैट मींस दूसरा चांस लेंगे हम, या दूसरा चांस लेंगे तो दूसरा चांस में भी अगर हम बात करें दोस्तों कि दूसरा चांस कब प्राप्त होगा, जब ए हार जाएगा और बी भी हार जाएगा। ठीक है, तब दूसरा चांस होगा, यानी कि यहाँ पे पी ए बार और पी बी बार, और फिर इनटू यहाँ पे पी बी या पी ए रहेगा। ठीक है, फिर या दूसरे चांस में भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वो ए के द्वारा प्राप्त अंक सम अभाज्य संख्या, तो तीसरा चांस लेना पड़ेगा। तो तीसरे चांस के अंदर जब पहले चांस के अंदर ए और बी दोनों हार जाएंगे, दूसरे चांस के अंदर ए और बी दोनों हार जाएंगे, तीसरा चांस हमें मिलेगा यहाँ पे पी ए। ठीक है, तो इस प्रकार से डॉट 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 अनंत तक हम यहाँ पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैंने पहले बताया था दोस्तों, ये यहाँ आई थिंक नहीं बताया था, ये स्वतंत्र घटना है, एक दूसरे से स्वतंत्र घटना, ये ध्यान रखना। गुणन प्रमेय का यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले मैंने पहला क्वेश्चन में नहीं बताया, लेकिन अब बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला चांस। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट चांस। ठीक है, फर्स्ट चांस या सेकेंड चांस। ठीक है, या थर्ड चांस डॉट 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 यहाँ पे अनंत तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट चांस के अंदर मैं कह रहा हूँ दोस्तों पी ए, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे फर्स्ट चांस के अंदर ही हमारे पास ए के द्वारा प्राप्त सम अभाज्य संख्या हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, तो या का मतलब यहाँ पे या वर्ड है, मतलब प्लस लगा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर पहला चांस में अगर हमारे पास अभाज्य सम अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता ये, और बी के द्वारा प्राप्त होने, और बी के द्वारा तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें ए के जीतने की प्रायिकता पूछ रहा था, यहाँ पे पी बी बार लिख दिया मैंने ऐसा कैसा। ठीक है, और यहाँ पे पहले चांस के अंदर ए भी आ गया, बी भी आ गया, तो यहाँ पे दूसरे चांस के अंदर हमारे पास हो कि सही हो जाए। ठीक है, लेकिन दूसरे चांस में भी जरूरी नहीं है कि सम अभाज्य संख्या प्राप्त होते हैं। यहाँ पे तीसरा चांस लेते हैं, या तीसरा चांस यहाँ पे, तो ये प्लस पी ए बार पी बी बार, फिर बाद में पी ए बार अगेन पी बी बार, फिर बाद में पी ए, इस प्रकार से हम डॉट डॉट इंफिनिटी तक पढ़ते हैं इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको अब इसकी वैल्यू से जो पुट अप कर लेते हैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों पी ए मतलब यहाँ पे 1/6, यहाँ पे लिखते हैं मैंने 1/6 प्लस यहाँ पे पी ए और पी ए बार पी बी। ठीक है, पी ए बार मतलब यहाँ पे 5/6, पी बी बार मतलब यहाँ पे 1/3। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों अगेन यहाँ पे मल्टीपल लिख देता हूँ। ठीक है, मल्टीपल का साइन। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं पी ए यानी 1/6 प्लस यहाँ पे एक, यहाँ पे डबल बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये भी क्या बन रही है दोस्तों हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के अन्य पदों का योग यहाँ पे हमारे पास बन रहा है। देखते हैं एस इनफिनिटी, यानी कि प्रथम पद हमारे पास
या फिर इसका फॉर्मूला लिखें तो ए 1 माइनस आर, और प्रथम पद हमारे पास 1/6 है और द्वितीय पद हमारे पास माइनस, या फिर सॉरी मैं कह रहा हूँ दोस्तों सार अनुपात हमारे पास क्या रहेगा, इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5/6 इंटू 1/6 रहेगा, ठीक है, 5/6 इंटू 1/6 1/3 सॉरी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/6 और यहाँ पे 18 माइनस 5 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 13/18 रहेगा, एंड यहाँ पे 1/6 इंटू 18/13, तो यहाँ पे इसको कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास 3/13 ऐसा क्या रहेगा, फाइनली आंसर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या है दोस्तों आंसर है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट तो नहीं है, अगर है तो मुझे बता सकते हो दोस्तों। फिर बाद में आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए के द्वारा गोली दागने को उसके निशाने, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, एक बंदूकबाज है, ठीक है, जो उसके द्वारा गोली दागने पर उसके निशाने पर लगने की प्रायिकता हमें दे रही है, यानी उसका जो निशान है, निशाने पर लगने की प्रायिकता हमें 0.75 दे रही है, ठीक है। यानी ए के द्वारा गोली दागने पर उसके निशाने पर लगने की प्रायिकता 0.75 है, वहां कम से कम कितने निशाने लगाए, यानी हमें नंबर निकालना है यहाँ पे दोस्तों, क्या निकालना है, नंबर्स निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे इसके कंपटीशन में व्यक्ति भी नहीं है, पहले वाले जब 3 क्वेश्चन किए थे दोस्तों उसमें ए और बी व्यक्ति 2 थे, यहाँ पर अकेला व्यक्ति है, यहाँ पे ये अकेला व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ए के द्वारा गोली दागने पर उसके निशाने पर लगने की प्रायिकता 0.75 है, वह कम से कम कितने निशाने लगाए ताकि उसके निशाने डालने की प्रायिकता लगाने की जो प्रायिकता है वो 0.99 से अधिक है, ठीक है। यानी यहाँ पे कह रहा है कम से कम वो कितने निशाने लगाए, ठीक है, कितने निशाने लगाए कि उसके निशाने लगाने की जो प्रायिकता है 0.99 से अधिक हुई यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखो दोस्तों कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास कि इसमें भी अलग अलग ऐसे के ऐसे चांस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे के ऐसे चांस बनेंगे। यहाँ पे ए के द्वारा गोली दागने पर उसके निशाने पर लगने की जो प्रायिकता है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों पी है, ठीक है, और पी बराबर यहाँ पे 0.75 लिख देता हूँ, और प्रायिकता यानी कि निशाने पर नहीं लगने की जो प्रायिकता रहेगी दोस्तों वो हमारे पास क्या रहेगी, पी बी बार, और इसको लिख देता हूँ 0.25 लिख दिया मैंने, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर मैं गोली दाग रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं गोली दाग रहा हूँ, पहला चांस में निशाना लगे ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं, या सेकंड चांस में भी लगे ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं, या थर्ड चांस में लगे ऐसा भी कोई कंफर्मेशन नहीं, दैट मींस यहाँ पे वो सिचुएशन यहाँ पर भी बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ फर्स्ट चांस, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट चांस में अगर लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सेकंड चांस में लगे, ठीक है, ऐसा भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, और या थर्ड चांस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थर्ड चांस में भी अगर हमारे पास ऐसा हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कर लिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फर्स्ट चांस, ठीक है, अगर फर्स्ट चांस ए के द्वारा गोली दागने पर उसके द्वारा उसके निशाने पर लगने की जो प्रायिकता है 0.75 है, ठीक है, यानी कि पहले ही चांस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे 0.75 लिख दिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पहले चांस के अंदर ही हमारे पास सटीक निशाना लग जाए, तो या फिर मैं क्या करूँ, या सेकंड चांस लूंगा, या सेकंड चांस मतलब प्लस सेकंड चांस के अंदर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पी ए आएगा, ठीक है, यहाँ पे पी ए बार आएगा, ठीक है, पी ए बार। तो यहाँ पे सेकंड चांस के अंदर यहाँ पे अगर पहले चांस में अगर फेल होते हैं, ये पहले चांस के अंदर हमारे पास सटीक निशाने नहीं लगाने की जो प्रायिकता दोस्तों वो हमारे पास पी ए बार रहेगी, और यहाँ पे लिख देता हूँ पी ए, ठीक है। फिर अगर तीसरा चांस लेता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट चांस के अंदर हम फेल होते हैं, ठीक है, और सेकंड चांस के अंदर भी फेल होते हैं, तब थर्ड चांस आता है, थर्ड चांस के अंदर पी ए लिख दिया मैंने से, ठीक है, और इस प्रकार से डॉट डॉट हमारे पास ये चलने वाला। तो इसकी वैल्यू जब पुट अप कर लेते हैं दोस्तों, पी ए मतलब 0.75, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्लस यहाँ पे पी ए बार मतलब 0.25 इंटू यहाँ पे 0.75, फिर बाद में यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ 0.25 और फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 0.75, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे एक्चुअल में इसका आंसर जो रहेगा दोस्तों n=4 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा चांस भी मैं लिख देता हूँ 0. यहाँ पे मैं चलो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है दोस्तों वो या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों उसके इसको ये इस ग्रेटर देन टू रहेगा हमारे पास, ठीक है, ये ग्रेटर देन टू, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन टू 0.99
99। ऐसा मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है वह कम से कम कितने निशाने लगाए ताकि उसके निशाने लगाने की जो प्रायिकता है 0.99 से अधिक रहे, तो 0.99 से ये अधिक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी इतने कम से कम कितने निशाने लगाए कि उसके निशाने लगाने की जो प्रायिकता है 0.99 से वो अधिक रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास अगर देखो अनंत तक नहीं लेके चलते इसको, देखो दोस्तों यहाँ पे इसको अनंत तक लेके नहीं, क्योंकि हमें n नंबर ऑफ टारगेट की पूछ रहे हैं, यानी कि हमें निशाने के या फिर नंबर पूछ रहे हैं पे कितने निशाने हैं। तो यहाँ पे मैं n डॉट लेके तो जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे n चांस तक ही ले रहा हूँ दोस्तों। क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं अनंत पदों का योगफल नहीं करके दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं जीपी और n पदों का योगफल का मैं फॉर्मूला लगाऊँ। यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाऊँ दोस्तों, n पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जीपी एंड यहाँ पे n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, और ये किससे बड़ा रहेगा, 0.099 से बड़ा रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे इसको अप्लाई कर ले दोस्तों, a यानी प्रथम पद 0.75 और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 माइनस r की घात, r क्या है दोस्तों हमारे पास r इज द, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसमें इसका भाग 0.25 रहेगा, यहाँ पे 0.25 की होल घात r रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। एंड अगेन यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, 1 माइनस r इज द, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास 0.25, तो 0.25 मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, देखो 0.9, ठीक है। आगे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 0.75 और 0.75, 1 माइनस 0.25 के तरह दोस्तों 75, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों, 1 माइनस, ये 1 प्लस का इधर से किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का 0.25 की होल घात, यहाँ पे r रहेगी हमारे पास, ये r लिख दिया। और इधर यहाँ पे ग्रेटर देन टू साइन को चेंज नहीं रहेगा, यहाँ पे मैं 0.99 और ये माइनस का 1 प्लस का 1 इधर से किसका हो गया दोस्तों, ये माइनस का 1 हो गया। दैट इसमें से इसको क्या करते हैं दोस्तों, घटा लेते हैं, ठीक है। तो घटाते दोस्तों यहाँ पे देखो 0.25 की होल घात r और यहाँ पे रहेगा 0.01, ठीक है। यहाँ पे भी देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस घटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 0.25 की होल घात, सॉरी यहाँ पे n है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने यहाँ पे गलत कर लिया सब जगह ना, यहाँ पे n है, ठीक है दोस्तों, ये n है, ठीक है, n और यहाँ लेस देन टू 0.01, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब देखो यहाँ पे n के वैल्यू रखेंगे और उसको हम प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे n के वैल्यू 1 2 3 4 5 तक रखेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है इससे यानी इससे बड़ी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं पहले n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ। n इज इक्वल टू 1 रखने के बाद यहाँ पे देख लो 0.25 इज लेस देन टू 0.01, तो यहाँ पे 0.25 इज लेस देन टू 0.01 इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, ठीक है। दैट यहाँ पे नॉट करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। ये वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है, ये वाली हमारे पास छोटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास n इक्वल टू 1 हमारे पास ये करेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर बाद में n इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, n इक्वल टू क्या है 2 और यहाँ पे 0.25 की होल घात 2, मतलब यहाँ पे कितना यानी 25 का 625 रहता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 0.0625 इज लेस देन टू 0.01, तक यहाँ पे अभी तक दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये वाली जो वैल्यू हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू है दोस्तों हमारे पास अभी तक छोटी है, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यानी ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं रहेगा। फिर n इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ मैं, n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 25 की घात 3 यानी 15625 रहेगा, 15625 रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15625, ठीक है, 625, ठीक है, इज लेस देन टू 0.1, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अभी तक हमारे पास हो गया ये वाली जो वैल्यू है यानी कि 15625 ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास ये हो नहीं रहा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि n इज इक्वल टू, अगर मैं n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 लेता हूँ, n इज इक्वल टू 4 लेता हूँ तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जो भी इसकी वैल्यू है इससे बड़ी है, n इज इक्वल टू 4 इसका हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। n इज इक्वल टू 4 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये है, ठीक है। मैं आगे वाला बता नहीं रहा, यहाँ पे तो देख लेना, यहाँ पे जब
0, 5, 15, 625 को 25 से गुणा करेंगे तो दोस्तों, तो यहाँ पे गुणा करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मैं कर नहीं रहा दोस्तों, आप करके देख लेना। मैं कह रहा दोस्तों n=4 इसका करेक्ट आंसर है, और ये वाली जो नंबर है वो बड़ी हो जाएगी और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन, इसको इतना लंबा नहीं करके दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं कि सर यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये वाला पोर्शन हम नहीं करना चाहते, यहाँ तक तो हमें करना ही पड़ेगा। कैसे? यहाँ तक तो हमें करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट हम करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसकी यहाँ तक की बात कर रहा था दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे कहना है कि कम से कम कितने निशाने लगाए कि ताकि उसका निशाने लगाने की जो प्रायिकता 0.99 से अधिक हो जाए। यहाँ पे फर्स्ट क्लास पहला निशाना, दूसरा निशाना, तीसरा निशाना, चौथा निशाना, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 0.75 तक हमारे पास ही 0.99 से अधिक होना चाहिए। ये वाली वैल्यू इससे 0.99 से अधिक होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे 0.75 में अगर 0.25 0.75 से गुणा करूंगा तो इसमें कुछ संख्या जुड़ जाएगी, फिर 30 से 4 से में ये हो जाएगा, चौथे 4 तक इसको करते जाएंगे। यदि इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास 0.99 से अधिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, यहाँ तक आए और यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन जो भी हमारे कैलकुलेशन से दोस्तों 0.75 0.25 0.25 को 75 को गुणा करके इन तीनों को गुणा करें, फिर आगे वाले को भी हम गुणा करें, हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन, आई थिंक आपको इसमें भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, अगर है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। काफी चीजें यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाली होती है, लेकिन आपको अगर दृढ़ निश्चय के साथ अगर पढ़ना है करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर ले दोस्तों, वो ऐसा कैसा रहेगा या फिर देखते हैं आप किस प्रकार से क्वेश्चन है। एक बार इनको उतारे आप बिना विलंब किए हुए, फिर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। अब देखते दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्वतंत्र घटना से संबंधित क्वेश्चन लिया है। स्वतंत्र घटना से संबंधित क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अलग टाइप की क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 25 वर्ष पश्चात एक पति के जीवित रहने की प्रायिकता 3/5 है। पति जीवित रहने की प्रायिकता दोस्तों 25 वर्ष पश्चात, यहाँ पे हमारे पास कह रहा है प्रायिकता है। वैसे आज के जनरेशन के अंदर 50-60 के व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ठीक है, 50-60 की होती है आज जीवन। ठीक है, लाइफ। ठीक है, और उसकी पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता 2/3 है। ठीक है, यानी कि 25 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता 3/5 है और उसकी पत्नी की जीवित रहने की प्रायिकता 2/3 है। तो बताओ 25 वर्ष पश्चात दोनों के जीवित रहने की प्रायिकता क्या होगी? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है दोनों में से किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता क्या होगी? थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे उनमें से कम किसी एक जीवित रहने की प्रायिकता क्या होगी? उनमें से कम एक जीवित रहे, एक जीवित पति रहे या पत्नी रहे या दोनों जीवित रहे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको करने की कोशिश करते थे। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास दोनों के जीवित रहने की प्रायिकता। दोनों के जीवित रहने की प्रायिकता मतलब यहाँ पे मैं पहले तो बात करना था दोस्तों, हमें कह रहा है कि पति के जीवित रहने की प्रायिकता हमें कह रहा है हमें यहाँ पे 3/5 है। ठीक है, 3/5 पति के जीवित रहने की प्रायिकता है। तो पति के जो हमारे जीवित नहीं रहने की जो प्रायिकता रहेगी दोस्तों PH बार, और यहाँ पे रहेगी 2/5। ठीक है, इसी प्रकार पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता को मैं W से डिनोट कर रहा हूँ, और पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता यहाँ पे हमें क्या है 2/3 है, और पत्नी के जीवित नहीं रहने की जो प्रायिकता दोस्तों हमारे पास कितनी है 1/3 है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब हमें क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि दोनों के जीवित रहने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि PHW स्वतंत्र घटना है दोस्तों, और स्वतंत्र घटना यहाँ पे या मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे PHPW। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको हम करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि दोनों स्वतंत्र घटना, यानी कि अगर P जीवित रहे, अगर P या सॉरी यहाँ पे मैं कह रहा H हस्बैंड जीवित पत्नी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है, अगर पत्नी जीवित रहे तो पत्नी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं। दोनों स्वतंत्र घटना के लिए हमें गुणनफल का प्रयोग करते हैं, और मैंने इसके बारे में पहले भी अच्छे से बताया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको इनकी जो वैल्यूज है पुट अप कर ले और इसका आंसर हमारे पास
आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो आंसर रहेगा पी एच डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच इज द 3/5 एंड पी डब्ल्यू इज द 2/3। ठीक है, 3 से 3 तो कट जाएगा नहीं, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो 2/5 बचेगा, यहाँ पे 2/5 इसका क्या रहेगा दोस्तों आंसर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन के दोनों में से किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता, दोनों में से किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता, यानी कि ये तो पति जी, देखो इसमें दो या का प्रयोग हो रहा है। या का कैसे प्रयोग हो रहा है, पति जीवित रहे तथा पत्नी मर जाए। ठीक है, या पत्नी जीवित रहे पति मर जाए। ठीक है, यानी यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, दो सिचुएशन बन रही है। ठीक है, और इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास किस प्रकार से रहेगा, मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हमारे पास इस प्रकार से लिख देता हूँ, देखो मैं डायरेक्ट इसको कि पी एच पी डब्ल्यू बार। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया, यानी कि पति जीवित रहे पत्नी जीवित नहीं रहे की प्रायिकता, प्लस यहाँ पे अगर पति जीवित नहीं रहे और पत्नी जीवित रहे की प्रायिकता। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पी एच दैट मींस यहाँ पे हमारे पास 3/5 पी डब्ल्यू बार दैट मींस यहाँ पे हमारे पास 1/3। ठीक है, प्लस यहाँ पे पी एच बार मतलब यहाँ पे 2/5 और फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पी डब्ल्यू दैट मींस 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो कट है उसको काट दे, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, इन दोनों का एलसीएम 5 रहेगा और 5 है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो 3। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, उनमें से कम किसी एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता, कम से कम एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता मतलब कि एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता का मतलब दोस्तों क्या है यहाँ पे कि या तो यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला या आई थिंक देख लो नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा जगह आई थिंक है नीचे फुल है। ठीक है, तो नीचे लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ दूसरा काम करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम कर सकते हैं, इसके मैंने वहाँ पे ही जगह छोड़ रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों उनमें से कम किसी एक व्यक्ति के जीवित रहने की, यानी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति पत्नी में से कोई भी जीवित रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर पति जीवित है कम से कम एक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर पति जीवित तो पत्नी का जीवित नहीं होने की प्रायिकता, प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर पत्नी जीवित है या पति जीवित नहीं है, जीवित नहीं होने की प्रायिकता और पत्नी जीवित रहने की प्रायिकता। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कम से कम मतलब दोनों जीवित रहे। ठीक है, यहाँ पे पी एच प्लस पी बार पी डब्ल्यू। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कर दिया, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। पी एच का मतलब यहाँ पे दोस्तों 3/5, यहाँ पे लिख दिया पहले 3/5। ठीक है, फिर बाद में पी एच बार मतलब यहाँ पे 1/3 या 1/3 लिख दिया, प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पी एच बार का मतलब यहाँ पे क्या दोस्तों 2/5 और पी डब्ल्यू का मान यहाँ पे 2/3 लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि प्लस यहाँ पे पी एच यानी कि 3/5 ये 3/5 लिख दिया इंटू यहाँ पे पी डब्ल्यू मतलब यहाँ पे पी डब्ल्यू का मान 2/3 तो ये पे 2/3 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। नीचे यहाँ पे 15 का मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हमारे 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ पे 6, 3 और 4 7, 7 और 6 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसका मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का मैंने सेकंड क्वेश्चन बताना है, वो सेकंड क्वेश्चन को ही सेकंड मेथड को ही यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों अप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड मेथड को ही हमें अप्लाई करना है, मस्ट जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर दोस्तों मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें अभी दो व्यक्ति दे रखे हैं, पति पत्नी दे रखे हैं। अब मैं कह रहा हूँ इसमें अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसमें हमारे पास 3 व्यक्ति बने, पति पत्नी और एक बच्चा भी हो। ठीक है, और हमें कह रहा है उनमें से कम किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता, 3 जने बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल 8 केस बनेंगे, टोटल 8 नहीं 7 केस बनेंगे। टोटल कितने केस बनेंगे 7। कौन कौन से दोस्तों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कम से कम किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे अगर बच्चा मर जाए, ठीक है, कम से कम एक तो जीवित रहना ही रहना है। ठीक है, अगर बच्चा मर जाए, ठीक है, तो
या पति और पत्नी मर जाए बच्चा जीवित, या पत्नी और बच्चा जीवित मर जाए तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे बच्चा जीवित, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों पति और बच्चा मर जाए तो पत्नी जीवित, ठीक है। ये तीन ही केस बन गए। फिर बाद में दोनों जीवित रहने की प्रायिकता, यानी कि पति पत्नी जीवित बच्चा मर जाए, बच्चा पत्नी जीवित तो यहाँ पे फादर या फिर पिता मर जाए, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों बच्चा पति मर जाए तो या फिर मैं कह सकता हूँ कि बच्चा और माता मर जाए तो यहाँ पे पति जीवित रहने की प्रायिकता, या तीनों जीवित रहने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे 4 केस बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो या फिर अगर मैं कह रहा हूँ 4 सदस्य, 4 में से कम एक हमारे पास कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास 4 में से कम एक जीवित रहने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे 4 × 4 × 4 16 में से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 15 केस हमारे पास मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 व्यक्ति तो 8 में से 7 केस, यानी कि इस प्रकार से अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कम से कम यहाँ पे हमारे पास 4 में से 3 केस बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। यानी लंबे क्वेश्चन के लिए अगर हमारे पास दो व्यक्ति थे तो यहाँ पे 3 केस तो हमने इसको सोल्व करके निकाले, लेकिन 3 पुरुष या 3 व्यक्ति हमारे पास, जैसे कि बच्चा पत्नी और पति, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 केस बनता है, 8 में से 7 केस, यानी कम से कम 7 यहाँ पे इस प्रकार से लिख के इसको सोल्व करा, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा या फिर शॉर्ट ट्रिक्स में कह सकता हूँ दोस्तों कि स्वतंत्र घटनाओं, यहाँ पे ये स्वतंत्र घटना है, बच्चा मरे तो पति के ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं, पत्नी मरे तो बच्चा पति पर किसी भी प्रकार इफेक्ट नहीं है दोस्तों। यानी स्वतंत्र घटनाओं में कम से कम किसी एक घटना के घटित होने की जो प्रायिकता रहती है दोस्तों, उसको कैसे निकालते, एक में से घटाते, और किसको घटाते हैं यहाँ पे, किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को, किसी भी घटना का घटित नहीं होने की प्रायिकता को क्या करते हैं दोस्तों, घटा देते, तो हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे जो बोला है उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि स्वतंत्र घटनाओं में कम से कम किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्वतंत्र घटनाओं में कम से कम किसी एक, ठीक है, स्वतंत्र घटनाओं में कम से कम किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, कम से कम किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, कम से कम किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है। और वो क्या रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक माइनस किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, यहाँ पे लिख रहा हूं किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं वापस, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कम से कम किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता, कम से कम किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे एक में से उन संख्याओं को घटाएंगे जिसमें किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि एक में से मैं घटा रहा हूँ, और एक में से किसको घटा रहा हूँ यहाँ पे मैं, कि यहाँ पे पति के नहीं मरने की प्रायिकता और पत्नी के भी नहीं मरने की प्रायिकता, ठीक है। यानी कोई भी घटना घटित नहीं हो उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास दो व्यक्ति है, पति और पत्नी है, यहाँ पे किसी भी एक यहाँ पे कम से कम किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता, यानी 4 में से 3 घटनाएं बन गई, तो एक जो घटना रहेगी दोस्तों वो क्या नहीं मरने की प्रायिकता, यानी कि मैं कह रहा हूँ दोस्तों पति के मरने की प्रायिकता या पति के मरने की, यहाँ पे पति के मरने की प्रायिकता, पत्नी के नहीं मरने की प्रायिकता, पति के नहीं मरने की प्रायिकता, पत्नी के मरने की प्रायिकता, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे दोनों के मरने की प्रायिकता, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, या सॉरी यहाँ पे जीवित रहने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोल दिया और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता, पत्नी के जीवित नहीं रहने की प्रायिकता, पति के जीवित नहीं रहने की प्रायिकता, पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता, या दोनों के जीवित रहने की प्रायिकता। अब यहाँ पे किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ न तो पति के जीवित रहने की घटना और न ही पत्नी के जीवित रहने की घटना, यहाँ पे इस वजह से इसको
घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 माइनस पी एच बार का मतलब क्या था दोस्तों, यहाँ पे 2/5 इंटू पी डब्ल्यू बार का मतलब 1/3, और इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों 1 माइनस 2/15 और 15 माइनस 2 यानी 13 यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है, इसमें इसको मैं सेकंड मेथड से इसलिए, और ये जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे पास 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे इस प्रकार से निकाल देते हैं कि किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, क्वेश्चन कैसे भी हो, यहाँ पे किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को उसमें से घटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे सेकंड या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करें दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों, उनको भी हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको उतार एक बार बिना विलंब किए हुए, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कि राम 80% स्थितियों में सत्य बोलता है। राम नाम का एक व्यक्ति है, तो 80% स्थितियों में सत्य बोलता है। मोहन 75% स्थितियों में सत्य बोलता है, यानी कि मोहन नाम का व्यक्ति जो 75% स्थितियों में सत्य बोलता है किसी एक ही घटना का स्वतंत्रतापूर्वक वर्णन करते समय। किसी एक ही घटना का स्वतंत्रतापूर्वक वर्णन करते समय दोनों के एक मत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और दोनों के एक दूसरे के विरोधाभासी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें कह रहा है, इसका जो क्वेश्चन है उसका वर्णन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि राम 80% स्थितियों में, यानी राम नाम का जो व्यक्ति है, राम को मैं यहाँ पे मैं पी से या फिर मैं कहता आर से डिनोट करता हूँ। राम के सत्य बोलने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, राम को आर से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे 80% है। ठीक है, 80% का मतलब यहाँ पे एक या फिर मैं कह सकता 4/5 रहेगी। ठीक है, 4/5 रहेगी। ठीक है, और असत्य बोलने की जो प्रायिकता रहेगी दोस्तों वो रहेगी हमारे पास 1/5 रहेगी। इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों मोहन के लिए, और मोहन का सत्य बोलने की जो प्रायिकता है दोस्तों 75% है। 75% का मतलब यहाँ पे 3/4 है, और मोहन का असत्य बोलने की जो प्रायिकता दोस्तों वो कितनी रहेगी हमारे पास, वो रहेगी 1/4। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों का यानी दोनों के एक मत होने की प्रायिकता, दोनों का एक मत होने की प्रायिकता का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे दोनों की सहमति है, चाहे सत्य बोलने में भी सहमति और असत्य बोलने पर भी असहमति, मतलब दोनों साथ में, चाहे सच के साथ भी है तो दोनों साथ में एक मत है, दोनों का एक ही विचार है, और दोनों का अगर झूठ भी बोल रहे हैं, दोनों अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो भी दोनों कह रहे हैं हाँ हमने जस्ट लाइक यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जस्ट यहाँ पे राम और कृष्ण, या फिर मैं कृष्ण और सुदामा की बात करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर दोनों ने माखन की चोरी की है और वो कह रहे हैं, दोनों साथ में कह रहे हैं हमने चोरी नहीं की है, तो भी एक दूसरे से सहमत है। ठीक है, अगर उन्होंने चोरी की और वो बोल रहे हैं कि हमने चोरी की है और तो भी वो एक दूसरे से सहमत है, मतलब यहाँ पे दोस्तों कहना का ये है कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि राम के सत्य बोलने की प्रायिकता स्वतंत्र घटना दोस्तों, और मोहन के सत्य बोलने की प्रायिकता ये आपस में, ये तो दोनों आपस में सहमत है, या फिर दोनों सत्य बोलने में सहमत है। यहाँ पे मैंने पी आर और पी एम लिखा, दैट मींस यहाँ पे सत्य बोलने की प्रायिकता इनटू राम के सत्य बोलने की प्रायिकता इनटू मोहन के सत्य बोलने की प्रायिकता, या का मतलब प्लस, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों राम के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता, यहाँ पे पी आर बार, और मोहन के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता यानी पी एम बार, मैंने इसको ऐसा लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको पता चल गया दोस्तों ये किस प्रकार से और क्यों लिखा मैंने। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इनकी वैल्यू जो उसको पुट अप कर लेते हैं, 4/5 इंटू 3/4 प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें पी आर बार मतलब 1/5
इंटू PM बार मतलब 1/4, इन दोनों का एलसीएम 20 रहेगा और 12 प्लस 1 13, 13/20 इसका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब दोनों एक मत हो, एक मत का मतलब दोनों चाहे अगर सत्य बोल रहे हो, दोनों कह रहे हैं कि हाँ हमने माखन चुराया है, ठीक है हमने माखन चुराया, और दोनों यानी कि राम कृष्ण को भी पूछे कि तुमने माखन चुराया कि हाँ चुराया, सुदामा को पूछे माखन चुराया कि हाँ चुराया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दोनों सहमत है। अगर दोनों को पूछे कि तुमने माखन, कृष्ण को पूछे तुमने माखन चुराया, वो कह रहा नहीं चुराया, सुदामा भी कह रहा मैंने नहीं चुराया, मतलब एक दूसरे से एक मत है, यानी एक दूसरे से यानी कि विरोधाभासी नहीं है। इसके लिए आपने इस प्रकार से सिचुएशन बनेगी और इसको कर दिया। अब यहाँ पे क्या दोनों के एक दूसरे के विरोधाभासी होने की प्रायिकता, ठीक है दोनों के विरोधाभासी मतलब यहाँ पे कृष्ण तो कह रहा मैंने माखन चुराया और सुदामा कह रहा मैंने नहीं चुराया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे कृष्ण तो कह रहा मैंने माखन नहीं चुराया और सुदामा कह रहा मैंने चुराया, मतलब एक दूसरे से विरोधाभासी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा कैसा है कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों राम के सत्य बोलने की प्रायिकता, राम के सत्य बोलने की प्रायिकता और मोहन के सत्य बोलने की प्रायिकता नहीं पा। ठीक है, फिर बाद में प्लस यहाँ पे या राम के सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता डॉट यहाँ पे राम के सत्य या मोहन के सत्य बोलने की प्रायिकता। ठीक है, इसको आपस में सॉल्व कर ले, हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों PR इधर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4/5 PM बार मतलब 1/4 प्लस यहाँ पे PR बार मतलब यहाँ पे 1/5 और PM मतलब यहाँ पे 3/4। इसको भी सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो 20 इसका एलसीएम रहेगा और 4 + 3 तो 7 हो जाएगा इसका आंसर, और यहाँ पे इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों इनके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, इसको एक बार जल्दी से करें बिना विलंब के, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट देखो तीन स्वतंत्र समालोचकों द्वारा किसी पुस्तक की समालोचना करते समय पक्ष में, यहाँ पे वर्ड आ रहा है दोस्तों पक्ष में सहयोगानुपात, और सहयोगानुपात के बारे में मैंने अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर फर्स्ट जब क्लास हुई थी दोस्तों प्रायिकता की उसमें मैंने अच्छे से समझाया था इसको। ठीक है, सहयोगानुपात क्रमशः 1:2, 2:3, 3:1 है। किसी एक ही पुस्तक की समालोचना करते समय किसी एक ही पुस्तक की समालोचना करते समय बहुमत पुस्तक के पक्ष में होने की प्रायिकता क्या होगी, बहुमत पुस्तक के पक्ष में होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सहयोगानुपात के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे सहयोगानुपात होता क्या है, सहयोगानुपात का मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अगर पक्ष में आता है, अगर किसी भी सिचुएशन को पक्ष में देता है तो यहाँ पे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों यहाँ पे 5:4 दे रखा। ठीक है, अगर हमें कह रहा दोस्तों पक्ष में कह रहा है सहयोगानुपात ये दे रखा और हमें पक्ष की बात करी है, तो यहाँ पे ये होता है अनुकूल घटना, ठीक है, और ये होती है प्रतिकूल घटना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 5/9 होता है। ठीक है, यानी इसकी जो प्रायिकता रहेगी 5/9, और यहाँ पे अगर विपक्ष आता है वर्ड आता तो ये होता है प्रतिकूल और ये होता है अनुकूल, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4/9 इसकी प्रायिकता होगी इसकी। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे हमें वर्ड जो आ रहा है पक्ष की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, पक्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इनकी प्रायिकता बनेगी, इनकी 3 सिचुएशन दे रखी है, इसको मैं A ले लेता हूँ, इसको मैं B ले लेता हूँ, इसको मैं C ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3 स्वतंत्र समालोचकों द्वारा किसी पुस्तक की समालोचना
करते समय पक्ष में सहगानुपात क्रमशः 1:2, 2:3, 3:1 है। किसी एक ही पुस्तक की समालोचना करते समय बहुमत पुस्तक के पक्ष में होने की प्रायिकता, बहुमत पुस्तक के बहुमत यानी 3 व्यक्ति दे रखे, यहाँ पे 3 स्वतंत्र समालोचकों द्वारा, 3 स्वतंत्र समालोचकों। अब यहाँ पे बहुमत कब प्राप्त होता है? जब यहाँ पे कम से कम 2 व्यक्ति उसके पक्ष में हो, तब यहाँ पे बहुमत, पूर्ण बहुमत होता है या फिर बहुमत होता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी ऐसी कैसी सिचुएशन रहेगी, यहाँ पर भी ऐसी कैसी, यानी कि क्या समालोचना करते समय बहुमत पुस्तक के पक्ष में होने की प्रायिकता, बहुमत पुस्तक के पक्ष में होने की प्रायिकता, यानी कि कम से कम दो व्यक्ति जो है यहाँ पे बहुमत पक्ष में होंगे, ठीक है। 3 व्यक्ति भी हो सकते, 2 व्यक्ति भी हो सकते, कम से कम 2, यानी कि बहुमत, यानी कि अगर हमारे पास 3 वोट है तो बहुमत कब प्राप्त होगा? जब 3 में से 2 व्यक्ति पक्ष में वोट डाले, ठीक है, या 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर भी बन रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले अभी मैंने बताया था सहगानुपात क्रमशः यहाँ पे 1:2, 2:3, 3:1 दे रखा और पक्ष की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, इसको बी ले रहा हूँ, इसको सी ले रहा हूँ। पी ए बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 1/3 हो जाएगा। पी बी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। और पी सी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पक्ष में अगर मैं यहाँ पे कह रहा था दोस्तों कि पक्ष में सहगानुपात क्रमशः ये है, किसी एक ही पुस्तक की समालोचना करते समय बहुमत पुस्तक के पक्ष में होने की प्रायिकता, और पक्ष में नहीं होने की प्रायिकता यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे पी ए बार से डिनोट करूंगा और यहाँ पे लिखो 2/3, और यहाँ पे पी बी बार मतलब यहाँ पे लिख देता 3/5, और पी सी बार मतलब यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/4। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ उसको सोल्व करने की, और सोल्व करते देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ सिचुएशन। देखो दोस्तों, यहाँ पे कम से कम यानी बहुमत पुस्तक के पक्ष में होने की प्रायिकता, मतलब कम से कम यहाँ पे हमारे पास 2 व्यक्ति जो है इसके पक्ष में रहेंगे। जेट यहाँ पे मैं कह लेता हूँ दोस्तों, अगर पी ए और पी बी पक्ष में है और पी सी क्या है दोस्तों? विपक्ष में। या फिर मैं कह लेता हूँ दोस्तों, पी ए पक्ष में है, पी बी विपक्ष में है और पी सी यहाँ पे पक्ष में है, ठीक है। या तीसरी स्थिति क्या रहेगी दोस्तों? पी ए बार ये विपक्ष में है, ठीक है, और पी बी और पी सी क्या है दोस्तों? पक्ष में है। या चौथी स्थिति क्या बनेगी हमारे पास? तीनों पक्ष में है, ठीक है, पी ए पी बी और पी सी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, और इसको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों? सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पी ए मतलब 1/3, पी बी यानी कि यहाँ पे 2/3, 2/5 इंटू 3 यहाँ पे इंटू 1/4, पी सी बार 1/4, प्लस यहाँ पे पी ए मतलब 1/3, पी बी बार मतलब 3/5, पी बार पी सी बराबर 3/4, ठीक है। प्लस यहाँ पे पी ए बार मतलब यहाँ पे 2/3, पी बी यानी कि 2/5 और पी सी यानी कि 3/4, प्लस यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ 1/3 इंटू 2/5 इंटू यहाँ पे 3/4। इसको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों? सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 इंटू 4 15 इंटू 4 60, इसका क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा। इनका 60 क्या रहेगा दोस्तों? एलसीएम रहेगा। एंड यहाँ पे ऊपर कितना दोस्तों? 1 इंटू 2 इंटू 1, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 9 है, ये 2 और 9 11, और यहाँ पे हमारे पास 11 4 इंटू 3 12, कितना हो जाएगा? 23 और 6 29 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3 विद्यार्थी द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/5, 2/3 और 3/4 है, ठीक है। यानी किसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकता है यहाँ पे, ठीक है। और किसी एक ही प्रश्न को स्वतंत्र पूर्वक हल करते समय, प्रश्न के हल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन हमने जब सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी आप मैं कह सकता हूँ दोस्तों स्वतंत्रता पूर्वक या स्वतंत्र घटनाओं में कम से कम किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता हमने निकाली थी, यानी 1 माइनस किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे एक बार तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों इसको, यानी इसको मैं पी ए पी बी पी सी से लिख देता हूँ 3% यहाँ पे
पी ए से डिनोट करो, पहले पर्सन की प्रायिकता यहाँ पे कितनी है 1/5, ठीक है। और पी ए बार कितनी है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 4/5, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ पी बी, और पी बी यानी कि दूसरा जो पर्सन है यहाँ पे उसकी प्रायिकता 2/3, पी बी बार मतलब यहाँ पे पर्सन हल नहीं करने की तो प्रायिकता है यहाँ पे 1/3। फिर पी सी यहाँ पे मैं बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 3/4, एंड यहाँ पे पी सी बार मतलब यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/4, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता करना सही है हमारे पास, और प्रश्न को हल नहीं करने की प्रायिकता भी मैंने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे क्या कह किसी एक ही प्रश्न के सफलतापूर्वक हल करते समय, किसी एक ही प्रश्न के, यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों कि कम से कम किसी एक घटना घटित होने की प्रायिकता है, कम से कम यहाँ पे किसी एक ही प्रश्न के सफलतापूर्वक हल करते समय प्रश्न के हल करते हैं, कम से कम एक प्रश्न, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक प्रश्न भी हो सकता है, 2 प्रश्न भी हो सकते हैं, 3 प्रश्न भी, यानी किसी भी कम से कम एक घटना के लिए यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो कह रहा है किसी एक ही प्रश्न को सफलतापूर्वक हल करते समय प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, प्रश्न को हल करने की प्रायिकता मतलब कम से कम एक यहाँ पे 1%, 2% या 3% हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सिचुएशन बनती है दोस्तों किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, किसी भी घटना ये 1 माइनस किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, या फिर मैं कह सकता हूँ प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों 1 माइनस किसी प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता, या प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता, यहाँ लिख देता हूँ प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता, यानी यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी ए बार, पी बी बार, पी सी बार, ठीक है। और 1 माइनस पी ए बार मतलब यहाँ पे 4/5 इंटू यहाँ पे 1/3 इंटू यहाँ पे 1/4, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा देखो 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 15 माइनस 1 यानी 14/15। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। अगर मान लो यहाँ पे मैं कम से कम किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता से सोल्व नहीं करता यहाँ पे, ठीक है, इससे इसको ऐसा नहीं करता, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न के लिए यहाँ पे 8 यानी 7 केस बनते, 7 केस के, यानी कि पहले यहाँ पे वही वाली बात दोस्तों, पहले प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, 2 के नहीं होने की प्रायिकता, फिर दूसरे प्रश्न की हल होने की प्रायिकता, तो पहले और तीसरे प्रश्न की हल होने की नहीं प्रायिकता, फिर बाद में यहाँ पे तीसरे प्रश्न की हल होने की प्रायिकता, पहले और दूसरे के नहीं होने की प्रायिकता, फिर बाद में पहले दूसरे की हल होने की प्रायिकता, तीसरे की नहीं, पहले और तीसरे की होने की प्रायिकता, दूसरे के नहीं, फिर बाद में पहले और दूसरे की होने की प्रायिकता, तीसरे की नहीं, फिर तीनों के प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे 7 सिचुएशन बनती है, 7 से करते तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट तरीके से इसको किया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, और आज के सेशन में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर ऐसे कैसे क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों, और भी ऐसा कैसे क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपके लिए डिफिकल्ट रहा है, ठीक है, क्योंकि काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, बट लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो घर पे बैठ के दोस्तों ऐसे कैसे क्वेश्चन और भी, तो हो सकता है आप अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट और भी नई नई बातें करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, और आज का संदेश इस प्रकार से है।